आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं सुनील कुमार। ऐलानाबाद में हो चुका है उपचुनाव का। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी मौजूद हैं। बात करेंगे सियासी तौर पर क्या कुछ उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में इस विधानसभा सीट पर देखे जाएंगे। तक्षक साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया सुनील। तो जिस तरीके से तक्षक साहब ऐलान हो चुका ऐलानाबाद में, बाकी राज्यों में भी हो गया था उपचुनाव का, लेकिन ये सीट रह गई थी। अभय चौटाला ने यहाँ पर किसानी संघर्ष के समर्थन में अपना त्यागपत्र दे दिया था विधानसभा से, और अब ऐलान हो गया है। सियासी सरगर्मी वर्तमान में किस तरीके से देखी जा रही है पार्टियों की तरफ से? देखिए सुनील, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था ऐलानाबाद उपचुनाव के लिए घोषणा का जी। जब केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया, तब इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि वो किसानों के आंदोलन के साथ हैं और कृषि कानून खत्म किए जाने चाहिए। ये उपचुनाव 6 महीने के भीतर होना था, लेकिन इसमें कोरोना की वजह से देरी होती रही। चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से पूछा तो सरकार ने कहा संक्रमण का खतरा है, अभी चुनाव टाल दिया जाए। लेकिन अब घोषणा हो गई है, 30 तारीख को ऐलानाबाद सीट के लिए मतदान होगा और 2 नवंबर को पता चल जाएगा कि ऐलानाबाद के मतदाताओं ने किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधना है। तो अब जीत के सेहरे की बात आपने की है, लेकिन चुनौतियां इस सत्ता सुख के लिए, जो ये अकेला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर इनेलो का गढ़ कहा जाता है कि ये गढ़ है आईएनएलडी का, लेकिन इस गढ़ पर कैसे विरोधी जो है वो तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि गढ़ पर कब्जा करने के लिए इतिहास की किताबों में काफ़ी जो विषय मिल जाते हैं, अध्याय मिल जाते हैं कि यहाँ से ऐसे संघर्ष हुआ। तो इस सीट पर कैसा संघर्ष है और क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके लिए देखी जा रही हैं? मैं सुनील ये कहूँगा कि ऐलानाबाद विधानसभा सीट जो है सिरसा जिले के तहत आती है जी। सिरसा जिला चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रभाव वाला जिला रहा है जी। ऐलानाबाद में आम तौर पर चौटाला परिवार का ही कब्जा रहा है, ये उनका गढ़ है। खुद अभय सिंह चौटाला यहाँ से 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। इससे पहले वे रोडी से भी 1 बार विधायक रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि चौटाला के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी और इनेलो की लड़ाई यहाँ भाजपा और कांग्रेस के साथ है। यहाँ तिकोना मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। तो उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तक्षक साहब, तो कांग्रेस के उम्मीदवार कौन सा हो सकता है? इनेलो का क्या लगता है अभय चौटाला ही मैदान में यू टर्न मारेंगे? और कांग्रेस जो पहले सत्ता में रही है वो वहाँ से कौन आ सकता है? और भाजपा की जो भाजपा इस वक्त सत्ता में है, हरियाणा की मनोहर सरकार, वहाँ से कौन किस्मत जो है वो आजमा सकता है? देखिए, इनेलो की तरफ से तो उम्मीद की जा रही है कि शायद अभय सिंह चौटाला फिर मैदान में उतरेंगे जी। और अगर वो चाहेंगे तो उनके बेटे जो अर्जुन चौटाला हैं जी, वो भी किस्मत आजमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो अभय सिंह चौटाला के ही मैदान में उतरने की हैं। दूसरी पार्टी जो कांग्रेस है वो यहाँ से पवन बेनीवाल को मैदान में उतार सकती है। पवन बेनीवाल पिछले 2 चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े थे और दोनों ही बार वो दूसरे स्थान पर रहे थे। अभी कुमारी शैलजा की अगुवाई में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और मैं समझता हूँ कि पवन बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में भाजपा छोड़ी थी और उन्होंने मैडम शैलजा से बात करने के बाद ही कांग्रेस ज्वाइन की होगी। उन्हें भरोसा दिलाया गया होगा कि कांग्रेस अब की बार उन्हें टिकट दे देगी। तो इसके अलावा जो भरत सिंह बेनीवाल हैं, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की चलती है तो उन्होंने भरत सिंह बेनीवाल को पहले भी टिकट दिलवाई है और अब की बार भी वो कोशिश करेंगे कि भरत सिंह बेनीवाल को टिकट मिले। तीसरे चौधरी देवीलाल के जो बड़े भाई थे साहबराम, उनके पोते हैं कैप्टन अमरदीप सिंह, वो भी टिकट के दावेदार हैं। भाजपा की टिकट में इस समय जो ज़्यादा नाम सबसे आगे है वो है आदित्य देवीलाल का। आदित्य देवीलाल चौधरी देवीलाल के पोते हैं और भाजपा के टिकट पे एक चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो हार गए थे। इस समय वो सिरसा जिला इकाई भाजपा के अध्यक्ष हैं और जजपा का उनको समर्थन मिलेगा चुनाव में। तो अगर आदित्य देवीलाल चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एक चर्चा ये भी है कि जो सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, उनके भाई गोविंद कांडा को भी भाजपा टिकट के लिए तैयार कर सकती है। तो तक्षक साहब, अगर पारिवारिक रिश्तों में राजनीतिक परिवेश की बात पर आऊँगा, भाजपा के साथ जेजेपी का गठबंधन है और दूसरा उपचुनाव है मेरे ख्याल से जो हरियाणा में हो रहा है। ऐसे में भाजपा और जेजेपी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इनेलो से बाद में पार्टी बनी जेजेपी और भाजपा के साथ गठबंधन है, तो यहाँ पर सियासी पिच में जो ये ऐलानाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भाजपा, जेजेपी और
इनेलो की परिस्थिति कैसे नजर आती है? मैं देखिए ये कहूँगा सुनील कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा को पहला मुकाबला बड़ौदा उपचुनाव में करना पड़ा था। जी आप जानते हैं कि आमतौर पर उपचुनाव में उसी पार्टी का उम्मीदवार जीतता है जिसकी सत्ता होती है, जी लेकिन यहाँ बड़ौदा में चौंकाने वाले परिणाम आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ से नरवाल को टिकट दिलवाया, युवा चेहरे थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे जी और सरकार की पूरी ताकत के बावजूद जजपा भाजपा गठबंधन को मात देकर उन्होंने एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की जी थी। जी अब ये खट्टर सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा उपचुनाव जी। है। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी, जेजेपी भाजपा गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पे लगी होगी। यानी कि वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को और परिणाम को अपने खाते में डाल सके। तो खाते में डालने के लिए हर पार्टी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती, जी। लेकिन यहाँ पर अगर क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए, जो ये विधानसभा क्षेत्र है, तो इसको देखो आप पृष्ठभूमि से ज़्यादातर इसको जानते हैं कि राजनीतिक परिवेश कैसे यहाँ पर बदल रहा है दिन ब दिन उपचुनाव को लेकर। तो यहाँ पर जाति आधारित ज़्यादा चुनाव का प्रचार रहेगा या जाट आधारित? देखिए ये ऐलनाबाद जो है वो ग्रामीण बहुल इलाका है। एक अगर छोड़ दें ऐलनाबाद को, जो एक कस्बा या शहर कह सकते हैं उसको, उसके अलावा सारे इस क्षेत्र में गांव आते हैं। ये जाट बहुल इलाका है। बेनीवाल मतदाताओं की तादाद वहाँ ज़्यादा है। बेनीवाल 45 कहलाता है, यानी कि 45 गाँव में जो बेनीवाल मतदाता हैं उनको मिला के एक खाप बनती है और उसको बेनीवाल 45 कहते हैं। तो जाट बहुल इलाका है और ज़्यादातर पार्टियों के उम्मीदवार भी जाट ही होंगे। भाजपा ने एक बार बड़ौदा में जाट बहुल क्षेत्र में कोशिश की थी। योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थे, उनको टिकट दिया था जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उन भाजपा का शायद उस समय ये आकलन ये रहा होगा कि अगर जाट मतदाताओं के खिलाफ दूसरी जातियों को लामबंद किया जा सके तो चुनाव जीता जा सकता है, और उसकी कोशिश भी हुई, लेकिन जीत आखिर में कांग्रेस उम्मीदवार नरवाल की हुई। तो यहाँ भी इस इलाके में मुझे लगता है कि ज़्यादातर पार्टियाँ जाट मतदाता उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेंगी, और जाट मतदाता किसके हक में झुकते हैं ये उनके चुनाव प्रचार और रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन तक्षक साहब, जो वर्तमान में राजनीतिक परिवेश बना हुआ है हरियाणा में खट्टर साहब कहते हैं कि हरियाणा में किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और आंदोलन हरियाणा के बीच ही दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। तो जाट के साथ साथ जो जाट भाईचारा है उसके साथ साथ किसान को कैसे लुभाएंगे इस चुनाव में? भाजपा हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो? आप वहाँ तो तिकोने मुकाबले की संभावना है सुनील। मतलब हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे, लेकिन मुख्य मुकाबला तो इनेलो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा। जी। आप देख ही रहे हैं किसानों का आंदोलन को 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। जी। केंद्र से लंबे समय तक किसानों की बातचीत नहीं हुई है। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र भी किसान बहुल क्षेत्र है। जाहिर है कि किसानों में केंद्र सरकार की इस बात को लेकर नाराजगी होगी कि उनसे किसानों से बात नहीं की जा रही या केंद्र अपने कृषि कानून वापस नहीं ले रहा। मैं समझता हूं कि ऐलनाबाद उपचुनाव में मुख्य मुद्दा जो है वो कृषि कानून ही होंगे। 10 महीने से केंद्र सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाएगी और इनेलो भी इस मुद्दे को उठाएगी। भाजपा पहले ही कहती रही है कि किसान आंदोलन जो धरने पर लोग बैठे हुए हैं उनमें मुट्ठी भर किसान है, बाकी तो सब चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग जो है उन्हीं का जमावड़ा है। भाजपा बार बार ये भी कहती रही है कि हमने किसानों की समृद्धि में कोई कसर नहीं छोड़ी है, किसानों के लिए फायदे के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। तो इस उपचुनाव में सुनील ये साबित हो जाएगा कि किसान केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ हैं या उनके हक में। अच्छा, ये जो अभी सीट है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि गढ़ कहा जाता है जी, तो इस साख पर इनेलो पूरी कोशिश करेगी कि दोबारा से अपना यू टर्न मारे और इस विधानसभा जीत पर जो चुनाव होने हैं उसमें जीत हासिल करे। लेकिन अगर ये सीट है और इसके अलावा जिस तरीके से आंकड़ा या सीटों की प्रतिशतता जो सीटें इनेलो की रही हैं विधानसभा में वो गिरती गई हैं, क्योंकि पिछले चुनावों की तुलना अगर अब बात की जाए तो ये सीट क्या भविष्य की इनेलो की राजनीति को जो है दर्शाती है कि जीत हार का फैसला भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय करेगा? मैं तो सुनील यही मानूंगा कि जब अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया जी, तो उन्होंने किसान आंदोलन के मद्देनजर ही इस्तीफा दिया था। यानी कि इनेलो लोगों के बीच में संदेश देना चाहती है कि किसान हितैषी पार्टी अगर कोई है तो इनेलो है जी। और अभी हाल ही में चौधरी देवीलाल के जयंती पर जींद में जो एक बड़ी रैली की थी जी, वो भी कांग्रेस इनेलो को फिर से ताकत देने की कोशिश के तहत ही ये रैली हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आने के बाद
पहली बार सक्रिय हुए और उन्होंने कई दिग्गज नेताओं को निमंत्रण भी दिया था। वो तीसरे मोर्चे के गठन की कोशिश में भी हैं। जी। फारूक अब्दुल्ला साहब, प्रकाश सिंह बादल साहब और भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह उस रैली में आए थे। केसी त्यागी बिहार से आए थे और वो एक सफल रैली थी। और इसके तुरंत बाद ये जो घोषणा हुई है एलनाबाद उपचुनाव की, मैं समझता हूँ कि इनेलो की पूरी कोशिश रहेगी कि वो अपनी सीट को बरकरार रखें। और इस समय विधानसभा में इनेलो के सदस्यों की संख्या 0 है। पहले अकेले अभय सिंह चौटाला विधायक थे और इस बार अगर वो उस सीट को जीतते हैं तो विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जी, तो आप खुद भी एलानाबाद से जो विधानसभा जहां चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, तो वहां की पृष्ठभूमि से भी और लोगों से भी आपका राब्ता हुआ है, तो क्षेत्र का मिजाज क्या कहता है, क्या समीकरण आपके आधार पर बन रहे हैं? अब अभी तक का तो उस इलाके का राजनीतिक इतिहास जो है चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इर्द गिर्द घूमता रहा है। और शायद यही वजह है कि चौटाला साहब कह रहे हैं कि जब चुनाव की घोषणा होगी तो दूसरी पार्टियों के पास मैदान में उतारने के लिए कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं होगा और इनेलो की एक तरफा जीत होगी। उनका ये दावा कितना पुख्ता साबित होता है, ये 2 नवंबर को पता चलेगा। जी, तो हमारे साथ कुछ कीमती सवालों का जवाब देने के लिए तकसर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अब ट्राईएंगल फाइट जो है उपचुनावों की हरियाणा की एलनाबाद सीट पर बन गई है, तो आने वाले दिनों में परिणाम घोषित कर ही देंगे कि जनता इस सीट का सुख किसे देती है। धन्यवाद।